में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लाइट है नहीं और इन्वर्टर पे चल रहा है सब कुछ, तो लेट्स सी अगर कितनी देर तक हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है काफी। नाउ हरमन एबिंगोस इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इनका जो वर्क है फॉरगेटिंग कर्व या फिर सीरियल पोजीशन कर्व, उसके अलावा इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट ए शॉर्ट हिस्ट्री, है ना। 1908 में, काफी लंबा पास्ट है लेकिन हिस्ट्री काफी छोटी है। हिस्ट्री मतलब कि वो फॉर्मल हिस्ट्री का जिक्र कर रहे हैं, जैसे 1879 से स्टार्ट हुई हमारी फर्स्ट लैब, वहां से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई, बट इट्स पास्ट इज रियली लॉन्ग, है ना। जो ग्रीक फिलोसोफर थे वहां से चीजें स्टार्ट हो गई थी। ओके, एबिंगहॉस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ साइकोलॉजी इन बोथ एकेडमिया एंड प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड। ओके, तो यही हमें लॉन्ग पास्ट का जिक्र करना है, एंड ये जो शॉर्ट हिस्ट्री है इसके बारे में तो हमें पता होना ही होना चाहिए, बट लॉन्ग पास्ट के बारे में भी पूछा जाता है। मतलब ग्रीक जो हिस्ट्री है, ग्रीक फिलोसोफर जो थे उन्होंने फिलोसफी के दौरान साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे हुई वो भी हमें पढ़ना है, वो भी हमें समझना है, वो भी पूछा जाता है। ओके, ठीक है। सेकंड लेक्चर से ओके, हाँ सेकंड लेक्चर कोई बात नहीं, रिवाइज करवा देता हूँ। रेडोल्फ गोकेल जो थे 1959 में, उन्होंने पहली बार यूज किया था। सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है एक्चुअली, थर्ड लेक्चर से करना है हमें। ओके, आप देखना यूट्यूब पे, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर हमारे दो हो चुके हैं। ओके, सो रेडोल्फ गोकेल 1959 में इन्होंने यूज साइकोलॉजी वर्ड जो है फर्स्ट टाइम यूज किया था। ओके, ठीक है, ठीक है। एंड साइकी का मतलब क्या होता है ये पूछ लिया जाता है, लिटरल मीनिंग ऑफ, है ना। हमारा ग्रीक वर्ड से आया ना ये, इट कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स साइकोलॉजी। ओके, अब साइकी का क्या मतलब है, देखो साइको का मतलब होता है द इंडिविजुअल दैट इज नॉट इन हिज और हर कंप्लीट सेंसेस, है ना। अगर हम इन सिंपल टर्म्स, जिस टर्म्स में हम बात करते हैं, पागल को बोलते हैं दैट पर्सन इज साइको, पागल वर्ड हम यूज नहीं करते। ओके, एंड साइकी, अब ये साइको से अलग है। साइकी मीनिंग लिटरल मतलब होता है सोल, स्टडी ऑफ सोल। अर्लियर साइकोलॉजी वाज द स्टडी ऑफ सोल। ओके, अब सोल वो कॉन्शियसनेस को बोल रहे थे, मे बी हमारी जो थिंकिंग पार्ट है, ओके, माइंड को बोल रहे थे, वो अलग एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना। बट लिटरल में वो सोल का जिक्र भी कर सकते हैं, जो जिस आत्मा का हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, बट लिटरल में मतलब साइकी का मतलब होता है सोल। अगर वो पूछे ना व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, है ना, स्टडी ऑफ सोल, है ना। एंड लोगोस हमारा क्या होता है, टू स्टडी समथिंग, है ना, टू नो अबाउट समथिंग, है ना। डिस्कोर्स क्या है, तो स्टडी तो साइकोलॉजी जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग ये है हमारा, असल में मतलब ये है। ओके, बाद में चीजें चेंज हुई तो उसके अकॉर्डिंग हमने मीनिंग भी चेंज कर दिया। ओके, सोल क्या है हमारी मेटाफिजिकल, एक नॉन फिजिकल एंटिटी कह लीजिए। ओके, जो एक इंडिविजुअल को एनिमेट करती है। यू हैव आइडिया ऑफ सोल। ओके, आपको सोल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। नाउ टुडे साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंसेस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, अब साइंटिफिक क्यों है, बिकॉज साइंस के जितने भी पैरामीटर्स जो हमें फुलफिल करने होते हैं, साइकोलॉजी को सारे पैरामीटर फुलफिल करती है। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, आगे बिहेवियरिज्म से आई है ये स्टेटमेंट। मेंटल प्रोसेसेस ये हमारी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वहां से आई है, एंड एक्सपीरियंसेस ये सोशल साइकोलॉजी से आई है हमारी। तीनों को मिला के हमने सोशल साइकोलॉजी कह लीजिए, एक्सपीरियंसेस जो हमारी डेवलपमेंट साइकोलॉजी कह लीजिए, है ना, हमारे दूसरों के साथ एक्सपीरियंस कैसे हैं, या फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हमारे एक्सपीरियंसेस क्या रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे कॉग्निशन के अंदर चेंजेस आते हैं, है ना। तो वी कैन से दैट साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस, है ना, कॉग्निटिव प्रोसेसेस and our experiences. Okay, to seek it seek to understand, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, है ना, या फिर साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, we seek to understand how individual perceive, think, feel, act both in individual and within social context. So सिंगल लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो, आप क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाते हो आप, तो this is what we study and this is what we try to explain to other individuals, है ना, in psychology, student of psychology. अभी एज एन स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हम क्या सीखते हैं ना, हाउ वी परसीव, है ना, हाउ वी थिंक, हाउ वी फील, हाउ वी एक्ट एज एन इंडिविजुअल इन सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, इजंट दैट? क्या ऐसा नहीं है?
सिर्फ एक जन देख रहा है वीडियो को। दैट्स सेम फॉर मी। ओके, नाउ अर्ली डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी फिलोसफी के अकॉर्डिंग साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड, फिर इसको शिफ्ट हुआ फोकस, है ना हमारा, उसके बाद फिर इसको कहा गया साइंस ऑफ सोल के बाद साइंस ऑफ माइंड, देन साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, देन साइंस ऑफ बिहेवियर। ओके, और यहाँ तक हम चीजें पढ़ चुके हैं, डिटेल में देख भी चुके हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बिहेवियर क्या है हमारा? ओके, बिहेवियर के अंदर सिमिलरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, नेचर एंड नर्चर डिबेट हम कर चुके हैं। ओके, नेविटिज्म एंड एम्पिरिसिज्म हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को। ओके, इसको रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता। अगर कुछ भी अगर आपको पूछना है तो यू कैन मैसेज। ओके, ठीक है। फ्री विल एंड डिटरमिनिज्म की डिबेट हमने डिटेल में देखी है। ओके, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, ओके, इसको हमने देख चुके हैं हम। नाउ सोक्रेट्स। सो अर्लियर जो हमारे फिलोसफर थे उनके अंदर सबसे पहले जो आएंगे सोक्रेट्स। अब सोक्रेट्स ने फिलोसफी सबसे पहले फिलोसफर्स में से भी माने जाते हैं एक, ठीक है। डायलेक्टिक मेथड था इनका, क्वेश्चन एंड आंसर अप्रोच थी इनकी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते थे। ओके, एंड सर्च फॉर नॉलेज, एम्फसाइज क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज, है ना। तो सो ही रियली वांटेड टू सर्च फॉर नॉलेज। वर्चूज का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डिटेल में, है ना, कि वर्चूज क्या हैं। ओके, तो एंड ही आल्सो कनेक्टेड वर्च्यू विद नॉलेज। ओके, एंड द एन एग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इन्होंने कहा था ये कि जो भी आपको खुद को एग्जामिन करना है ना। ओके, नॉलेज इज वर्च्यू, इन्होंने कहा था नॉलेज हमारा एक वर्च्यू है ना। एंड देयर आर इंडक्टिव रीजनिंग, रैशनलिज्म, यूडोमेनिया ये इंपॉर्टेंट है। यूडोमेनिया का कॉन्सेप्ट लॉन्ग लास्टिंग जो हैप्पीनेस है, यूडोमेनिया जिसको हम बोलते हैं। हैप्पीनेस के बारे में हम जब पढ़े ना पॉजिटिव साइकोलॉजी में या फिर हमारी हेल्थ साइकोलॉजी में, यूडोमेनिया का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो स्टार्ट इन्होंने किया था, सोक्रेट्स से स्टार्ट हुआ था, है ना। फिर बाद में यूडोमेनिया के ऊपर, या लॉन्ग यूडोमेनिया बेसिकली क्या हमारा लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस है। ओके, अभी के लिए आप इतना याद रखो, और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर भी चुके हैं। ओके, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस को यूडोमोनिया बोला है। एंड यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, इट यूडोमोनिया का क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स? इट मींस लिविंग वेल एंड फ्लरिशिंग, कि आप बहुत अच्छे से अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे हो, फ्लरिश कर रहे हो, है ना, फ्लरिश कर रहे हो। इट इज मोर देन मेयरली अटेनिंग प्लेजर। प्लेजर से ज्यादा है, प्लेजर तो है ये, उससे कुछ बढ़ के ऊपर की चीज है। बीइंग वर्चुअस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यूडोमोनिया, है ना। अगर आप यू नो आपके अंदर वर्च्यूज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो वर्च्यूज यूडोमोनिया की वजह से या फिर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, ठीक है। तो यूडोमोनिया का कांसेप्ट है इनका, ये रियली नीड टू नो दैट। देन इनके स्टूडेंट थे हमारे सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे प्लेटो, है ना। तो सोक्रेट्स ने कुछ भी बातें लिखी नहीं थी, सारी की सारी बातें प्लेटो ने लिखी है। तो प्लेटो की जो फिलोसफी है वो सोक्रेट की भी फिलोसफी है, और सोक्रेट्स की जो फिलोसफी है वो प्लेटो की भी फिलोसफी है। ओके, एंड तो इन्होंने बेसिकली क्या सोल के ऊपर काम किया है ना, पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर इन्होंने काम किया है। मेटाफोर एंड मेमोरी के बारे में बताया ना, मेमोरी को इन्होंने एज एन वेक्स टेबल बताया है। ओके, एंड बर्ड केस की तरह बताया कि हम एक वेक्स टेबल है जिसके ऊपर हम जिसको चेंज किया जा सकता है। ओके, इंप्रेशंस मेड ऑन ए राइटिंग टूल एंड बर्ड केस, कि हम किसी भी चीज को, डाटा को बर्ड केस की तरह कलेक्ट कर लेते हैं हमारे माइंड के अंदर, है ना। रिट्रीविंग ए मेमोरी लाइक कैचिंग ए बर्ड, है ना। एंड मेटाफिजिक्स एंड, चलो ठीक है, हाँ, ड्यूलिस्ट थे ये दोनों, सोक्रेट्स एंड प्लेटो दोनों ही ड्यूलिस्ट है, दोनों सोल एंड ब्रेन, मतलब ड्यूलिज्म क्या होता है पता ही आपको, है ना, माइंड एंड बॉडी दोनों में लेकिन रखते थे। द सोल एक्सप्लोर्ड द नेचर रिलेशनशिप टू द बॉडी एंड डेस्टिनी। सोल के ऊपर ये जो इन्होंने काम किया है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सोल रोलाइन का काम देखना है। ओके, तो तीन तरह के सोल इन्होंने बताई है, रीजन सोल, रैशनल सोल, एपिटाइट सोल एंड स्पिरिट सोल। जैसे कि हमारा सिगमंड फ्रॉइड ने कॉन्सेप्ट है ना, इट, ईगो, सुपर ईगो, समथिंग लाइक दैट, है ना, सिमिलर है उसके। ओके, यहीं से कॉन्सेप्ट हो सकता है कि उन्होंने यहाँ से सिगमंड फ्रॉइड ने थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस किया है इस थ्योरी में, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड को। ओके, तो रैशनल सोल क्या है? रैशनल सोल इज आवर माइंड, ओके, मतलब कि जो रीजन करती है। ओके, लोकेटेड इन द हेड, ऑब्वियसली इट सीक्स ट्रूथ एंड नॉलेज एंड इट कम्स बाय द रीजन एंड मॉडरेशन, है ना। रीजन से गर्म होती है ये रैशनल सोल हमारी, रीजन सोल जो है हमारी, है ना, माइंड हेड में पाई जाती है, लोकेटेड इन द हेड। देन स्पिरिट सोल, है ना, और इमोशंस को स्पिरिट सोल कहा इन्होंने। ओके, ये भी हमारी स्पिरिट सोल हार्ट में पाई जाएगी या चेस्ट में पाई जाएगी हमारी, एसोसिएटेड विद द करेज, ऑनर एंड एम्बिशन, है ना, कि हम मतलब जो हमारे
करेजियस मतलब कि थोड़ा सा करेजियस का मतलब है कि ब्रेव होना, है ना, ब्रेव एंड ऑनर, आप अपने आप को ऑनर फील करते हो, है ना, अच्छा फील करते हो अपने बारे में, एम्बिशियस। तो इस इमोशन से रिलेटेड स्पिरिटेड सोल। एपिटेटिव सोल जैसे कि हमारी इड है ना, कुछ समथिंग लाइक दैट, है ना, प्लेजर सोल है ये, और कनेक्टेड टू डिजायर्स एंड बॉडीली नीड्स, है ना, ये कहां पर पाई जाती है हमारी बेली एरिया में पाई जाएगी, है ना, ये हमारी चेस्ट में पाई जाएगी स्पिरिटेड सोल, ये हमारी हेड पे पाई जाएगी। तीन तरह की सोल के बारे में उन्होंने बताया है। एंड टोपोग्राफिकल जो मॉडल है फ्रॉइड का, वो यहाँ से हो सकता है कि इंक्रीजमेंट मिली हो इनको, ओके, समथिंग लाइक दैट। सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, ये बात याद रखिएगा। प्लेटो बिलीव्ड द सोल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, है ना, तो उन्होंने बताया कि सोल हमारी 3 पार्ट से बनके बनी है, रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर, ओके। रीजन हमारी रैशनल सोल है, स्पिरिट सोल इमोशनल सोल है, डिजायर सोल प्लेजर सोल है हमारी। ही थॉट दैट if these parts work together correctly certain virtues will show up in a person। अगर वो सही तरीके से तीनों सोल एक बैलेंस में काम करेंगे तो मतलब अकॉर्डिंग टू कौन सी सोल डोमिनेट कर रही है ना, जैसे स्पिरिट सोल डोमिनेट कर रही है, रीजन सोल डोमिनेट कर रही है, या फिर तीनों एक बैलेंस में काम कर रही हैं, तो कुछ वर्चूज आएंगे, जैसे विजडम और नॉलेज, ठीक है। तो रीजन वर्चू कैसे आएगा? विजडम कम फ्रॉम द रैशनल पार्ट ऑफ द सोल, है ना, तो ये जो रैशनल पार्ट है यहाँ ये अगर डोमिनेटिंग है तो विजडम का वर्चू आएगा, है ना, ओके। दिस is the part that uses thinking and knowledge to make decisions in, okay, obviously you know that knowledge का virtue है या फिर reason virtue है, वो कैसे इंडिविजुअल के characteristics, अगर wisdom and knowledge grab करने ऐसी characteristics हैं तो कैसे सोचेंगे, है ना, तो एक they will aim for truth, है ना, decision making के दौरान वो emotions ज़्यादा influence नहीं होने देंगे, emotions की वजह से influence नहीं होंगे, है ना, thinking and knowledge का use करेंगे वो, okay। then temperance, कंट्रोल्ड डिजायर, है ना, टेम्परेंस बेसिकली क्या है कि अपने अपने डिजायर को कंट्रोल कर लिया है, ओके। टेम्परेंस हैपेंस व्हेन द पार्ट ऑफ अस दैट डिजायर थिंग्स लाइक फूड, कंफर्ट एक्सेट्रा एक्सेप्ट दैट द रैशनल पार्ट ऑफ द सोल इज इन चार्ज, है ना। तो टेम्परेंस का वर्चू कब आएगा? जब हमारी बाकी की जो सोल्स हैं या फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारी रैशनल जो पार्ट है ना, वो रैशनल पार्ट ऑफ द सोल इज इन चार्ज, वो चार्ज में है, उसको ही सब डिसीजन लेने हैं, तो फिर जो वर्चू आएगा दैट विल बी टेम्परेंस। देन करेज, स्पिरिटेड सोल की ऑब्वियसली करेज हमारा स्पिरिटेड वर्चू है, स्पिरिटेड सोल के अंदर आएगा, ठीक है। करेज इज रिलेटेड टू द स्पिरिटेड पार्ट ऑफ द सोल, अब ये डोमिनेटिंग है स्पिरिटेड, है ना, तो द वर्चू विल बी करेज। इट्स द पार्ट दैट फील्स इमोशंस लाइक एंगर एंड प्राइड। करेज मींस स्टिकिंग टू व्हाट यू नो इज राइट, है ना, कि आप क्या मतलब ब्रेवरी, काइंड ऑफ ब्रेवरी की आप जानते हो कि ये चीजें सही हैं तो उसी पे स्टिक करे रहोगे, ओके। देन जस्टिस, हार्मनी ऑफ द सोल, तीनों सोल के बीच में अगर हार्मनी, एक बैलेंस बना तो जो वर्चू आएगा दैट विल बी जस्टिस, है ना। जस्टिस इन प्लेटोस व्यूज हैपेंस व्हेन ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द सोल डू देयर जॉब विदाउट ट्राइंग टू कंट्रोल द अदर वन, है ना, तो जस्टिस का वर्चू आएगा। तो ये वर्चूज का के बारे में हमने बताया कि अलग अलग वर्चू कैसे इमर्ज होंगे हमारे अंदर, है ना। विजडम वर्चू कैसे आएगा, टेम्परेंस कब आएगा, करेज कैसे आएगा, एंड तीनों बैलेंस में होंगे तो जस्टिस आएगा, है ना। काफी बाउंसर क्वेश्चन आया तो पूछा जा सकता है, ओके, सीयूटी में जनरली पूछ लेते हैं, सो देख लीजिएगा एक बार। देन एलिग्रीज का इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया। एलिग्रीज को हम दोनों एलिग्रीज को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। एक रैशनल सोल है हमारी, कार्टियर, जो कार्टियर है हमारा, है ना, दिस इज द रैशनल सोल। देन मोरल सोल है, एंड देन हमारा इमोरल सोल है, ओके। मोरल सोल इज लाइक सुपर ईगो एंड इमोरल सोल इज लाइक इट, है ना, इट की तरह ये, एंड ये हमारे ईगो है, दोनों को कंट्रोल किए गए, है ना। तो ये द कार्टियर रिप्रेजेंट द इंटेलेक्ट, रीजन एंड और द पार्ट ऑफ द सोल दैट मस्ट गाइड द सोल टू ट्रुथ। वन हॉर्स रिप्रेजेंट moral impulse or the positive part of the passionate nature, for example righteousness and indignation, while the other represents the soul's irrational passions, appetites and concupiscent nature, है ना, कि मतलब कि इसको प्लेजर चाहिए, है ना। अब ये सुपर ईगो की तरह है तो ऑब्वियसली ये सारे राइट मोरल डिसीजन लेगी, है ना। एंड जो रैशनल सोल है वो काइंड ऑफ रियलिटी ईगो की तरह है हमारे ना, दोनों को कंट्रोल करेगी, रियलिटी बेस्ड। तो ये कार्टियर है हमारा, ठीक है, कार्टियर जो ईगो की तरह है, और ये मोरल सोल एंड इमोरल सोल होगी दोनों, ठीक है। तो रैशनल सोल के बारे में हमने देख लिया, हेड में है स्पिरिटेड सोल इज लोकेटेड इन द चेस्ट एंड इज एसोसिएटेड विद करेज, ऑनर एंड एम्बिशन, इमोशन से बेसिकली है ना। एंड हमारी प्लेजर सोल है हमारे बेली पार्ट पे लोकेटेड होगी, ओके, बेली पार्ट पे।
केव एलेग्री इन्होंने बताया कि कैसे मतलब कि एक फिलोसोफर कैसे नॉलेज को एक्वायर कर, उनको पता है कि कितना कुछ है जानने को, एंड देन दे टेल अदर पीपल, तो दे माइट लाफ एट देम, है ना, वो उनके ऊपर हंस सकते हैं, बट एक्चुअली जो फिलोसोफर है उसको पता है रियलिटी क्या है ना, और अभी जो आप जी रहे हो वो शायद रियलिटी नहीं है। तो फिलोसोफर उन्होंने तो एक केव एलेग्री की हेल्प से इन्होंने समझाने की कोशिश की। इसको स्टोरी को पढ़ लीजिएगा, यू विल अंडरस्टैंड कि क्या है केव एलेग्री ना। देखिए देन उनके प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, बट एरिस्टोटल काफी डिफरेंट डायरेक्शन में गए, है ना, उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया इन लोगों को, जैसे कि वो दोनों ड्यूलिस्ट थे, ये मोनिज्म में बिलीव करते थे, ठीक है। सो बिलीव माइंड एंड बॉडी वर इनसेपरेबल एस्पेक्ट ऑफ एक होल। माइंड एंड बॉडी एक ही चीज है, कोई दो अलग अलग चीज नहीं है। मतलब मोनिस्ट होते क्या होते हैं ना, एक तो कॉन्शियसनेस में, सोल में यकीन रखते हैं, दूसरे ब्रेन में या फिर फिजिकल एंटिटीज में यकीन रखते हैं, ठीक है। तो ये मोनिस्ट थे, है ना। एम्पिरिसिज्म का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। एम्पिरिसिज्म में इनके बारे में आपको याद रखना है, ऑल नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द फाइव सेंसेस। ये स्टेटमेंट याद रखनी है, ये दिस स्टेटमेंट विल गो टुवर्ड्स एरिस्टोटल, है ना। एक हमारे रेने डेकार्ट्स थे, है ना, वो बात करते हैं, वो एम्पिरिसिज्म से अपोजिट बात करेंगे, ठीक है, कि नेविटिज्म का जिक्र करेंगे, है ना, कि ऑल नॉलेज इज बाय बर्थ, इनेट होती है हमारी नॉलेज, ठीक है। एंड देन जॉन लोके हमारे वही फिर एम्पिरिसिज्म में फिर फोकस आएगा एम्पिरिसिज्म का, वो कहेंगे कि वी टबुला रसा, ब्लैंक स्लेट का जिक्र करेंगे, कि हमें जो नॉलेज है एक्वायर करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसरी सिस्टम, है ना, ऑब्जर्व करके हम चीजों को, वी यूज एम्पिरिसिज्म इन आवर रिसर्च, है ना। जो हम रिसर्च करते हैं आज के टाइम पे एम्पिरिसिज्म का यूज करते हैं, वी ऑब्जर्व द फिनोमेना, है ना, हमारी सेंसेस की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं हम, एंड देन वी इसके बाद हम उसको पब्लिश करते हैं ना, ऑब्जर्व करने के बाद, है। तो रिसर्च के अंदर एम्पिरिसिज्म का अच्छा खासा यूज होता है, ओके। बट देयर इज एन अपोजिट फिलॉसफी, रैशनलिज्म जिसको हम बोलते हैं, नेविटिज्म जिसको बोला जाता है, ओके। इंटेलिजेंस के ऊपर इन्होंने बात करी है, तीन तरह की इंटेलिजेंस इन्होंने दी है, अंडरस्टैंडिंग और नोइंग, एक्शन और डूइंग, एंड प्रोडक्शन और मेकिंग। जैसे हमारी वो है ना, क्या नाम उनका, रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने तीन तरह की इंटेलिजेंस दी ना, वैसे इन्होंने इंटेलिजेंस, मतलब ये भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं यहाँ से, है ना, कि अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या जानते हो, है ना, एक्शंस क्या आप कैसे एक्शंस कर रहे हो, प्रोडक्शन जैसे क्या आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, क्या मेक कर रहे हो। तीन तरह की इंटेलिजेंस इन्होंने बताई है ना, प्रैक्टिकल विजडम का इन्होंने जिक्र किया है। ही बिलीव दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। देखो कितनी पहले से कॉन्सेप्ट है कि इंटेलिजेंस एक तरह की नहीं है ना। एरिस्टोटल कब, कितने पुराने ग्रीक फिलोसोफर, अब इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एक तरह की नहीं है, आप ये मत समझो कि एक तरह की इंटेलिजेंस है। उसके बाद जैसे अगेन थोड़ा सा पिछड़े हम लोग, उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस सिर्फ जी फैक्टर इंटेलिजेंस होती है, मतलब इंटेलिजेंस आप या तो इंटेलिजेंट हो या नहीं हो, है ना। बट एरिस्टोटल ने कहा कि तीन तरह की इंटेलिजेंस है ना। प्रैक्टिकल विजडम इन्होंने कहा इंटेलिजेंस को, ही बिलीव दैट देयर वर डिफरेंट वेज टू एक्सरसाइज दिस विजडम, है ना, अलग अलग विजडम को एक्सरसाइज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई समझ के कर सकता है ना, कोई एक्शंस में शो कर सकता है इंटेलिजेंस, उसको समझ में ना आए चीजें बट एक्शंस में, और बैलेंस भी हो सकता है तीनों का, है ना। एंड कोई प्रोड्यूस करता है नई नई चीजें, मे भी उसको चीजें समझना आए कि कैसे होती है, बट वो ही इज रियली गुड आर्टिस्ट, है ना, कुछ प्रोड्यूस कर सकता है ना। अगर हम आज के साइकोलॉजी का अकॉर्डिंग कंसर्न करें, रॉबर्ट स्टैनबर्ग क्रिएटेड ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच मिरर एरिस्टोटल्स इंटेलिजेंस कांसेप्ट। और एसोसिएशन का जिक्र किया। एसोसिएशन को हम 3-4 बार डिस्कस कर चुके हैं, ओके। एसोसिएशन बेसिकली एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करके देखना। अब 3-4 तरह के 4 लॉज दिए इन्होंने एसोसिएशन के। सबसे पहला दिया कंटिग्यूटी, है ना, क्लोज, जो चीज टाइम एंड स्पेस में क्लोज हो तो उनको हम एसोसिएट कर लेंगे, ना। फ्रीक्वेंसी, जो बार-बार चीजें एक साथ हो उनको एसोसिएट कर लेंगे, एक दूसरे से लिंक कर लेंगे, ओके। सिमिलरिटी, कोई बिल्कुल सेम सिमिलर चीजें हैं उनको भी हम एसोसिएट करके देखते हैं, एंड देन कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट चीजों को भी हम क्या कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं। नाउ हिपोक्रेट्स, ठीक है। अब हिपोक्रेट्स ने 4 जो हमारे ह्यूमर बताए हैं, ठीक है। अब और उन ह्यूमर को इम्बैलेंस की हेल्प से हमें डिजीज या कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब वो ह्यूमर कौन कौन से है? पहला मतलब ह्यूमर क्या हमारे 4 बॉडी ब्लड है ना, बॉडीली ब्लड्स हैं, इनको ह्यूमर कहा है। ब्लड फ्लूइड, बॉडी ब्लड नहीं, सॉरी, बॉडीली फ्लूइड्स हैं, 4 बॉडीली फ्लूइड्स हैं। जैसे सबसे पहले हमारा ब्लड, देन येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फेलम, है ना। हम इस थ्योरी को
3 बार डिस्कस कर चुके हैं शायद। ओके, तो बाद में जो गाल्टन आए, उन्होंने, गाल्टन ही थे ना, गाल्टन नहीं, गैलन ने फिर पर्सनैलिटी की थ्योरी भी दी, गाल्टन नहीं, गैलन। ओके, सैंग्वाइन होता है ब्लड की वजह से। ओके, अब सैंग्वाइन पर्सनैलिटी के लोग कैसे होंगे? चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक, है ना, कोलरिक होंगे येलो बाइल की वजह से। ओके, इरिटेबल, क्विक टेम्पर्ड, इनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ओके, मेलैंकोलिक ब्लैक बाइल की वजह से होंगे, थॉटफुल हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, डिप्रेस्ड। ओके, एंड फ्लेगमेटिक, फेलगम की वजह से आएगा, काम एंड रिलैक्स हो सकते हैं। ओके, अभी हमारे हिपोक्रेट्स जो हैं ये फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाते हैं। इन्होंने पर्सनैलिटी के ये सैंग्वाइन, कोलरिक ये नहीं इन्होंने बताए थे, पर्सनैलिटी के जो ये टाइप्स हैं। ओके, ये गैलन ने बताए थे बाद में, इनकी थ्योरी का यूज करते हुए, ये बात याद रखिएगा। इन्होंने बस 4 ह्यूमर्स का कांसेप्ट दिया है, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फेलगम। और इन्होंने एक और चीज कही है कि इनके बैलेंस से जो हमारी हेल्थ है वो इस्टेब्लिश होगी या फिर डिसाइड होगी। ओके, और इनके इम्बैलेंस से ही मेंटल एंड साइकोलॉजिकल या फिर जो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आएगी वो इनके इम्बैलेंस की वजह से आती है। ओके, एंड ड्यूलिस्ट थे ये भी। ओके, दोनों में एक ही करते थे, माइंड एंड बॉडी में। सो थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर दी इन्होंने। इन सिंपल टर्म्स, हिपोक्रेट्स बिलीव दैट ए पर्सन्स हेल्थ डिपेंड्स ऑन द बैलेंस ऑफ द 4 बॉडी फ्लूइड। अगर ये डिपेंड करती है हमारी हेल्थ इनके बैलेंस में। ओके, हाँ, अगर बैलेंस रहेंगे ना चारों फ्लूइड तो हम हेल्दी होंगे ना। दिस फ्लूइड्स वर ब्लड, फेलगम। ओके, ये हम देख चुके हैं। ओके, तो ठीक है। नाउ अब इन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन द स्क्रेड डिजीज। ठीक है, इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क टू द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी कह लीजिए, मेडिसिन की हिस्ट्री में कह लीजिए। ठीक है, Hippocrates believed that epilepsy was natural disease, not as result of supernatural forces। अब देखो हिपोक्रेट्स के टाइम पे बेसिकली क्या माना जाता था, जो इवल फोर्सेस हैं, कोई सुपरनेचुरल फोर्सेस हैं, उसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम होती हैं, है ना। तो वो ऑब्वियसली अब ट्रीटमेंट भी कुछ वैसे ही थे, है ना। जैसे जर्मनी, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बाबा बाबाओं के पास हम चले जाते हैं, तो वहां पर भी कुछ वैसे ही रहा होगा कॉन्सेप्ट। बट उन्होंने डिस्कार्ड किया इस फिलोसफी को कि सुपरनेचुरल फोर्सेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, नेचुरल डिजीज नहीं है, ना। और इन्होंने ह्यूमर का कॉन्सेप्ट दिया और ह्यूमर की इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। ओके, हालांकि हिपोक्रेट्स वर आल्सो नॉट राइट, वो भी काफी सही नहीं थे, बट डायरेक्शन काफी सही थी, ना। जो हमें चाहिए थी डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में साइंस की जो डायरेक्शन है ना, उसी डायरेक्शन में थी ये। ओके, तो मेडिसिन के फादर भी जाने जाते हैं आज के टाइम पे। हिपोक्रेट्स ओथ भी लेते हैं डॉक्टर। ही थॉट it was caused by a problem with the brain, specifically an imbalance of bodily fluid, है ना। bodily fluid के imbalance की वजह से, ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम की वजह से एपिलेप्सी होती है। कोई नेचुरल कोई सुपरनेचुरल फोर्स नहीं है, है ना। ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, हमारे फ्लूइड, बॉडी में कुछ फ्लूइड है, उनके अंदर इम्बैलेंस हो गया, दैट्स व्हाई वी इंडिविजुअल ऐसे बिहेव कर रहा है ना। काफी सही साइंटिफिक डायरेक्शन थिंकिंग, है ना, साइंटिफिक बातें कर रहे थे ये, और उस टाइम पे बहुत बड़ी बात है। This was a significant step forward in understanding mental health as it moved away from superstitious जो belief है ना, कि भूत की वजह से, आत्मा प्रेत की वजह से, इनके अंदर तो आत्मा आ गई है, evil forces की वजह से, anything, किसी भी वर्ड में आप इसको पुट करना चाहो कर सकते हो, है ना। supernatural forces कुछ नहीं होते। Today we know that these theories, जो supernatural theories है कि किसी के अंदर कोई आत्मा आ गई है, भूत आ गया, कोई evil spirit है, they are just bogus theories, है ना। Today we know that. Okay, Hippocrates also categorized mental disorder into 3 types। देखो उन्होंने categorization करना स्टार्ट कर दिया था। mania के बारे में उन्होंने बताया, है ना, and melancholia, kind of depressed personality, sad personality, and phantasm. Okay, this was an early attempt to classify and understand different mental हेल्थ कंडीशन। देखो वो क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कितना अच्छा, जैसे हम डीएसएम में करते हैं आज के टाइम पे, या फिर करंटली वी हैव क्लासिफाइड ए लॉट ऑफ मेंटल एंड आल्सो फिजिकल डिसऑर्डर्स। तो वो कुछ ऐसे कैटेगराइजेशन कर रहे थे, मतलब काफी साइंटिफिक अप्रोच थी उनकी, काफी सही डायरेक्शन में जा रहे थे। हालांकि कुछ नॉन साइंटिफिक फिलोसफी भी थी इनकी, बट हमें उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। कितना सही बताया उन्होंने ये डिस्कस करना है, जो चीजें सही नहीं थी उनको डिस्कार्ड कर दिया गया है ना। किसी भी बड़े बड़े साइंटिस्ट की कोई भी गलत बात होगी जो कि एविडेंस बेस्ड नहीं होगी, अगर एविडेंस नहीं मिलेंगे जिस चीज के, बात कौन कह रहा है ये मायने थोड़ा बहुत रखता है, ठीक है, क्योंकि बहुत समझदार इंडिविजुअल कोई बात कर रहा है, बट स्टिल वो इतना मायने रखता है क्योंकि जैसे कि हमारे कुछ साइंटिस्टों ने ऐसी बात की जो बाद में जिनके एविडेंस मिल गए, उन्होंने जो बात की थी वो एविडेंस वैसे ही मिल गई, ठीक है। तो बात कौन कह रहा है थोड़ा बहुत मायने रखता है,
बट जब तक एविडेंस नहीं मिलते तब तक हम मानेंगे नहीं बात किसी की भी, ओके। उनकी उनकी उनको ऐसे साइंटिफिक थ्योरी का नाम नहीं देंगे, उनकी बस फिलोसफी बन के रह जाएगी वो। अब ये इनकी फिलोसफी है, इसमें से कुछ चीजें सही निकली है ना। अब ये जो बात जो नेचुरल डिजीज है ये बात सही है, किसी न किसी ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तभी होती है एपिलेप्सी, ओके। ह्यूमर जो इन्होंने फ्लूइड्स बताए उनकी वजह से नहीं होती है, रीजन कुछ और निकल के आए, बट इनकी जो फिलोसफी थी एक सही डायरेक्शन में थी, ओके ओके। नाउ गैलन ने फिर एक्सपेंड किया इनकी थ्योरी को, 4 टाइप बता दिए पर्सनैलिटी के, ये हम पर्सनैलिटी में देख चुके हैं एंड हिस्ट्री में भी हमने देख लिया था, ओके। एज पर सोक्रेट्स ग्रीक फिलोसफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूडोमोनिया? इट मींस लिविंग वेल, यस। इट इज मोर देन, यस। बीइंग वर्चुअस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यूडोमोनिया, यस। बीइंग वर्चुअस डज नॉट गारंटी यूडोमोनिया, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके, क्योंकि ये नहीं बताया था उन्होंने, बाकी 3 सही है। रेने डिकार्ड्स, इनकी फिलोसफी हम डिटेल में देख चुके हैं। नेविस्ट थे ये, है ना, रैशनलिस्ट कह लीजिए, नेविस्ट कह लीजिए, मतलब कि ये इनेट नॉलेज में बिलीव करते थे ये कि हमारी जो नॉलेज है हमारे पास वो बाय बर्थ है, कोई भी एम्पिरिसिज्म या फिर ऑब्जर्वेशन से हम नहीं सीखते हैं, बाय बर्थ हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है ना। ड्यूलिज्म में इन्होंने काफी ज्यादा जो ड्यूलिस्ट थे ये, इन्होंने माइंड एंड बॉडी का कॉन्सेप्ट को जो डिबेट थी उसको दोबारा एक तरीके से काफी इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है बेसिकली, है ना, काफी दोबारा इन्होंने स्टार्ट कर दी माइंड बॉडी की जो प्रॉब्लम है। रेने डिकार्ड्स है ना, रेने डिकार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट फिगर है अगर हम माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में, माइंड बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो रेने डिकार्ड्स काफी इंपॉर्टेंट की फिगर है वहां पे, ओके। और इन्होंने पिनियल ग्लैंड के बारे में बताया, ठीक है। एनिमल स्पिरिट पाई जाती है हमारे जो हमारे वेंट्रिकल्स है ना, वेंट्रिकल्स के अंदर एनिमल स्पिरिट जो, और हमारा माइंड और बॉडी कैसे कनेक्टेड है पिनियल ग्लैंड की हेल्प से। कोनोरियम इन्होंने कहा था, ओके। व्हाट द हाइपोथेटिकल सब्सटेंस बताया इन्होंने एनिमल स्पिरिट को, दैट Descartes believed, René Descartes believed flowed through the nerves and muscles, causing movements and sensation. These spirits were thought to be produced by the pineal gland. तो ये जो हमारी pineal gland, बेसिकली इन्होंने ये कहा कि pineal gland कनेक्ट करती है माइंड को बॉडी से। कोनोरियम भी बोला इन्होंने, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है, ओके। वेंट्रिकल्स के अंदर पाई जाती है हमारी एनिमल स्पिरिट, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है एक्चुअल में वो, ठीक है, आज हमें पता है, और जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कोई भी शॉक है ना, जैसे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से ब्रेन को शॉक झटका लगता है ना, उस शॉक को बचाने के लिए होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर पाया जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये रही हमारी पिनियल ग्लैंड जो कि उन्होंने बताया, नहीं ये एक्चुअली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाया था, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या होता है और उन्होंने क्या समझा, ठीक है, ओके। दिस इज आवर पिनियल ग्लैंड, क्या काम करती है हम डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल में, ओके। हाँ, इनका जो एक फेमस कोट है, ठीक है, कोग्निटो एर्गो सम, मतलब कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, okay, emphasize that the mind is certainty of its existence through thoughts, है ना, माइंड की सर्टेनिटी बताते हैं, क्योंकि हम माइंड क्यों है, माइंड क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ भाई तभी तो मैं हूँ, अदरवाइज मैं कैसे, कुछ ना कुछ तो है जो सोच रहा है, तो वो माइंड है एक्चुअली, ओके। तो ये कोट उन्होंने दिया था, ये पूछ लिया जाता है कोग्निटो एर्गो सम, ये बात लिख देंगे इंग्लिश में, ठीक है, ये तो कोई और दूसरी लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिख सकते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, किसने कहा था ये, रेने डिकार्ड्स ने कहा था, कही थी बात। जॉन लोकन ने एम्पिरिसिज्म मतलब टेबुलर रासा का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वालिटीज के बारे में उन्होंने कहा है, ओके। टेबुलर रासा ब्लैंक स्लेट होती है बेसिकली। एम्पिरिसिज्म क्या है हमारा,
कि जो लोग हैं उनके फादर हैं, ओके, ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म के फादर हो, द बिलीव दैट ऑल नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ये कही थी उन्होंने बात कि सारी की सारी नॉलेज सेंसरी एक्सपीरियंसेस की हेल्प से आती है, ओके, ये बात याद रखिएगा। एंड जो हमारी 5 सेंसेस हैं उसकी हेल्प से हम ऑब्जर्व करते हैं डाटा को और वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। ये है हमारा एम्पिरिसिज्म, ओके। हाँ, इजी बोरिंग का, ठीक है। अब ये हमारा थर्ड लेक्चर स्टार्ट हो गया शायद, है ना। सो थोड़े सीरियस हो जाइए, ठीक है। बुला लीजिए अपने दोस्तों को। एक बार बता दीजिए कौन कौन प्रेजेंट है क्लास में। ठीक है, रिवीजन हमने कर लिया है। अब हमारा जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग जो हमें करनी थी, इजी बोर्डिंग का जो मॉडल है हमारा, ओके, ग्रेटमैन मॉडल एंड द ज़िटगेस्ट मॉडल, ठीक है, इसको हमें देखना है एक बार। ओके ओके गाइस, ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाकी सब रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। मैं एक बार लेट मी हैव सम वाटर, ओके। आई थिंक मैं 1 मिनट रुकिए, वहाँ पे रखा हुआ पानी। एक बार ये बताइए क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई आपको? ओके, चलिए। सो दिस इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ द हिस्ट्री। देखते हैं क्या है ये, द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो हमारी साइकोलॉजी कैसे, कोई भी फील्ड कैसे डेवलप होती है, वैसे ही कोई भी साइंटिफिक फील्ड कैसे डेवलप होती है, वैसे ही हमारी साइकोलॉजी की फील्ड भी डेवलप हुई है। हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस मॉडल्स, काफी मॉडल्स आए जिसकी हेल्प से हमारी जो आज के टाइम पे जो फील्ड है साइकोलॉजी को डेवलप हुई है, दैट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन how major scientific discoveries and shifts in thinking occur. Two prominent models that have shaped the understanding of psychology, psychology's history are easy borings, जो ये easy boring है, हाँ, इनका नाम में ये boring, तो ग्रेट मैन मॉडल है ना, इन्होंने जो मॉडल दिए हैं वो काफी अमेजिंग है, वो बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी, ओके। तो इजी बोरिंग की जो मॉडल है, ग्रेट मैन मॉडल एंड द ज़िटगेस्ट मॉडल, ओके। ग्रेट मैन मॉडल बेसिकली क्या बात करता है कि हिस्ट्री में कुछ इंडिविजुअल, कुछ पर्सनैलिटीज ऐसे आएंगी जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड को इंटायरली चेंज करके रख देंगी, है ना। उनकी थ्योरीज ऐसी होंगी कि पूरी की पूरी फील्ड के अंदर इतनी इन्फ्लुएंशियल होंगी वो, पूरी की पूरी फील्ड चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमारी सिगमंड फ्रॉयड आए साइकोलॉजी में, है ना, पूरी साइकोलॉजी को कितना फेमस कर दिया था उन्होंने, है ना। इतना विल्हेल्म वॉन्ट भी नहीं कर पाए, है ना, जितना सिगमंड फ्रॉयड ने कर दिया था। देन ज़िटगेस्ट मॉडल, द स्पिरिट ऑफ द टाइम, ओके। स्पिरिट ऑफ द टाइम का क्या मतलब है कि टाइम की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे होंगे कि चेंजेस करने पड़ेंगे हमें थ्योरीज के अंदर, हमारी फिलोसफी थिंकिंग के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। उसकी वजह से भी हमारी साइकोलॉजी सेफ हुई है ना। कि जैसे वर्ल्ड वॉर के दौरान कुछ और रिक्वायरमेंट थी, आज के टाइम पे कुछ और, जब एआई आ गई है, अब जब एआई आ गई है तो ऑब्वियसली देखो कितनी सारी थ्योरीज, 5 to 10 ईयर्स देखना कितनी सारे नई रिसर्चेज आएंगी सिर्फ और सिर्फ एआई के ऊपर, है ना। तो अब वो क्या हमारा मॉडल चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, हमारी डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट चेंज होगी, हमारी थिंकिंग में चेंज होगी एआई की वजह से, हमारे इमोशंस के अंदर चेंजेस होंगे, ओके। तो उसके लिए नई रिसर्चेज आएंगी, तो वो ज़िटगेस्ट मॉडल एक्सप्लेन करेगा स्पिरिट ऑफ द टाइम। अब जो स्पिरिट है वो टाइम की वो कुछ और है, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान कुछ और थी, 2 के दौरान कुछ और थी, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तब कुछ और थी, तो वहां पे थ्योरीज चाहिए हमें, ओके। बोथ मॉडल्स प्रोवाइड डिस्टिंक्ट पर्सपेक्टिव ऑन हाउ साइकोलॉजिकल advancement have been made and what factors have driven these changes, okay। ठीक है, तो इजी बोर्डिंग के 2 मॉडल हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट मैन मॉडल, है ना। ग्रेट मैन मॉडल देखो साइकोलॉजी में कितने ग्रेट मैन आए हैं ना। दिस मॉडल एम्फसाइज द रोल ऑफ एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स ऑफन रेफर्ड टू एज ग्रेट मैन। जो ये एक्सेप्शनल पर्सनैलिटीज हैं, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स हैं, इनकी थ्योरीज इतनी इन्फ्लुएंशियल होंगी कि पूरी की पूरी फील्ड को चेंज करके रख देंगी, है ना। Though the term can be applied to in influential figure regardless of the gender, है ना। अब ये मतलब मैन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैन होंगे, फीमेल भी हो सकती है यहाँ पे, है ना। जैसे मरी कुरी है, उन्होंने फिजिक्स को चेंज करके रख दिया, ओके। एंड एना फ्रॉयड होगी, ओके। These individuals extraordinary with extraordinary talents and efforts are seen as
कैटलिस्ट फॉर चेंज। कैटलिस्ट का मतलब क्या है, कोई चीज को जो फास्ट कर दे, किसी चीज को फास्ट कर दे, है ना, कैटलिस्ट फॉर चेंज, चेंज को बहुत फास्ट कर देंगे। इनकी थ्योरी इतनी इन्फ्लुएंशियल, इतनी अमेजिंग होगी कि पूरी की पूरी फील्ड चेंज करके रख देंगे। जैसे हम एग्जांपल लें सिगमंड फ्रॉइड का, है ना, या फिर कार्ल रोजर्स कह लीजिए, है ना, उन्होंने भी ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कितना अमेजिंग दिया है, कार्ल रोजर्स और हमारे मैस्लो हैं, उन्होंने, है ना, मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स, ठीक है। एंड देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट मैन इन साइकोलॉजी, है ना, एंड किसी भी हम फील्ड का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जिक्र करें, है ना, फॉर एग्जांपल थिंकर्स लाइक सिगमंड फ्रॉइड, साइकोएनालिसिस उन्होंने दिया, कार्ल यूंग हो गए, है ना, एनालिटिकल साइकोलॉजी उन्होंने दी, एंड डीएफ स्किनर हो गए हमारे बिहेवियरिस्ट में, बिहेवियरिज्म जो उन्होंने बिहेवियरिज्म की जो नींव रखी उन्होंने, है ना, एंड आर ऑफन cited as great men who shaped psychology with their ground breaking theories, जो जिन्होंने साइकोलॉजी को शेप किया ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज के, जो उन्होंने थ्योरी दी थी उनकी हेल्प से। ओके, नाउ सेकंड है, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछते हैं स्पीड ऑफ द टाइम, है ना, स्पीड ऑफ द टाइम और ज़िटगेस्ट मॉडल, कि टाइम चेंज होगा तो थ्योरीज के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, दिस मॉडल emphasizes the influence of broader historical forces and the prevailing cultural zeitgeist, speed of the time on historical events. It argues that even revolutionary ideas are product of their time, कि मतलब कि कोई revolutionary idea है ना, वो टाइम की वजह से आता है, ऐसे नहीं मतलब कि कोई किसी को कोई एक थ्योरी किसी ने बिल्ड कर दी ऐसे ही विदाउट एनी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोई टाइम की रिक्वायरमेंट थी, दैट्स व्हाई वो थ्योरी है ये। ओके, for example, Freud's emphasis on sexuality in psychoanalysis could be interpreted as reflection the Victorian era's strict moral codes where repressed desires were societal concerns, है ना। तो बेसिकली जो विक्टोरिया में जो था वहाँ पे काफी moral codes थे, ना, स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए, है ना, कि they should behave like that, they should behave like that, they should be like that, है ना। तो उसकी वजह से जो भी सेक्सुअलिटी के ऊपर जो उनका एम्फेसिस था वो उस टाइम की वजह से था। ओके, ठीक है, तो ये ज़िटगेस्ट मॉडल बात करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ज़िटगेस्ट मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेट मैन जो इंडिविजुअल्स हैं वो तो हमारे चलते ही रहेंगे, हर थ्योरी आएगी उस थ्योरी में हर एक ग्रेट मैन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ज़िटगेस्ट मॉडल है या टाइम ऑफ थ्योरी है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ज़िटगेस्ट मॉडल argues that individuals are less important. Individuals इतने important नहीं है, personality इतनी important नहीं है, okay? In shaping history, instead the focus is on social and cultural conditions that foster particular developments. For example, Freud's development of psychoanalysis is seen as a product of cultural context of Victorian Europe, है ना, कि उस टाइम पे वहाँ पे cultural norms क्या थी, which had particular views on sexuality and the unconscious के ऊपर जो उनका व्यू थे, है ना। Freud and the Victorian era, Freud ideas about repression, sexuality and unconscious are seen as reflection of the values and attitude of his time, है ना। तो ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को फ्यूचर में जो हमने थ्योरी करी थी, है ना, ये पढ़ने के बाद उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। देन एग्जाम्पल ऑफ ज़िटगेस्ट, द एनलाइटमेंट, है ना, 18th सेंचुरी में जो एनलाइटमेंट आई, एम्फेसिस ऑन द रीजंस, लॉजिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी। उसके बाद जो 18th सेंचुरी में कितनी साइंटिफिक थ्योरीज आ रही थी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। देन रोमांटिक मूवमेंट आया, है ना, यहाँ पे आर्ट फ्लरिश करी, है ना, आइडियलाइजेशन ऑफ नेचर, इमोशंस। अब ये जो एनलाइटमेंट था, ये कह रहे थे इमोशंस वे आर नॉट फैक्ट्स ओवर फीलिंग्स, है ना, फैक्ट्स ओवर फीलिंग्स। बट यहाँ पे इमोशंस का कॉन्सेप्ट दोबारा रोमांटिक मूवमेंट में काफी नॉवेल्स लिखे गए, है ना, काफी सॉन्ग्स या फिर काफी जो हमारी पोएट्री हुई यहाँ पे, है ना। देन डिजिटल एज आई, अब यहाँ पे चेंज, टाइम दोबारा चेंज हो गया, है ना, डोमिनेंस ऑफ टेक्नोलॉजी आई, अब रिसर्च उसके अकॉर्डिंग आएंगी टेक्नोलॉजी की, अब एआई आ गई है ना, अब राइट नाउ वी आर डीलिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग थ्योरीज के अंदर चेंजेस होंगे, हमारे साइकोलॉजी के अंदर चेंजेस होंगे, थ्योरी के अंदर भी चेंज होंगे कि कैसे हम एआई से डील कर रहे हैं, एआई हमारे साथ कैसे डील कर रही है। Okay, now the Kuhn cycle important है, a model of scientific revolution। अब ये एक सीक्वेंस है, ये पूछा जाता है। सबसे पहले हमारे कुहन ने बताई थी ये साइकिल, ठीक है। सबसे पहले प्री साइंस है,
प्री साइंस मतलब साइंटिफिक इरा से जो पहले है, जो साइंस चल रही है आज के टाइम पे, उससे पहले, ठीक है, उसको प्री साइंस बोला है। फिर जो हमारी नॉर्मल साइंस आएगी, ठीक है, जो अभी जो साइंस चल रही है उसको हम नॉर्मल साइंस कह सकते हैं, ठीक है। फिर ड्रिफ्ट आएगा, किसी कोई ड्रिफ्ट आ सकता है, कोई चेंज आ सकता है, मॉडल ड्रिफ्ट इसको बोलते हैं। फिर उस चेंज की वजह से जो नॉर्मल साइंस है, जो थ्योरीज है, वो कंप्लीटली हिल जाएंगी, क्राइसिस आ जाएगा, है ना, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे किसी फिनोमेना को। फिर रिवोल्यूशन आएगी, मॉडल रिवोल्यूशन आएगा, है ना, नई थ्योरीज आएंगी रिवोल्यूशन के अंदर, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे एंड वो पैराडिगम चेंज हो जाएगा। पैराडिगम बेसिकली क्या है, ठीक है, देखते हैं एक एक चीज को। तो प्रपोज्ड बाय द फिलोसोफर थॉमस कुन in his 1962 book The Structure of the Scientific Revolution, कि साइंटिफिक कैसे चेंज होती है, साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बारे में उन्होंने बताया। डिस्क्राइब हाउ साइंटिफिक प्रोग्रेस डजंट हैपन थ्रू ए स्टडी एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, है ना, एक स्टडी एक्यूमुलेशन नहीं है, ऐसे 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 नहीं हो रही है ना, एक ड्रिफ्ट आएगा, एक क्राइसिस आएगा, उसकी वजह से चेंजेस आएंगे, ओके। इंस्टेड इट अकर्स थ्रू ए पीरियड ऑफ नॉर्मल साइंस punctuated by revolutionary shifts in thinking called paradigm shift। इनको paradigm shift बोला गया है। जो चेंजेस आ जाते हैं एकदम से थिंकिंग में, रेवोल्यूशन जो आ जाती है एक फील्ड के अंदर, उसको पैराडिगम शिफ्ट बोला, कि पूरा पैराडिगम बदल गया, ठीक है। पैराडिगम, द कांसेप्ट ऑफ पैराडिगम उन्होंने प्रपोज किया, ए डोमिनेंट फ्रेमवर्क दैट गाइड साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्शंस, उसको पैराडिगम बोला है। जैसे पॉजिटिविज्म एक पैराडिगम है ना, पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो साइंटिफिक रिसर्च को गाइड करेगा कि कैसे होनी चाहिए साइंटिफिक रिसर्च, ओके, विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। शिफ्ट इन पैराडिगम ऑफन अकर्स ड्यूरिंग साइंटिफिक रिवोल्यूशंस लीडिंग टू न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस, है ना। पैराडिगम इन साइकोलॉजी, विद इन साइकोलॉजी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट लाइक स्ट्रक्चरलिज्म एक पैराडिगम है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, ओके, साइकोएनालिसिस है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कैन बी व्यूड एज इंडिविजुअल पैराडिगम्स। कि अब देखो, स्ट्रक्चरलिज्म बात करेगा हमारी कॉन्शियसनेस की, कि कॉन्शियसनेस को ब्रेक करके हमें पढ़ना है। फंक्शनलिज्म क्या बात करेगा, कि वी शुड स्टडी फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना। बिहेवियरिज्म कुछ और डिस्कस कर कोई और किसी और पैराडिगम का, मतलब बिहेवियर पैराडिगम में क्या होगा कि हमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चाहिए, है ना। साइकोएनालिसिस अनकॉन्शियस का, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एज एन होल चीजों को देखना है, तो ये अलग अलग पैराडिगम गाइड करेंगे कि रिसर्च कैसे होनी चाहिए, ओके। या फिर पॉजिटिविज्म कह लीजिए, पोस्ट पॉजिटिविज्म कह लीजिए। पॉजिटिविज्म बताएगा कि हमें रिसर्च में ये पैरामीटर्स हमें फुलफिल करने हैं, वैसे रिसर्च करेंगे हम, है ना। पोस्ट पॉजिटिविज्म कहेगा कि नहीं, हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को भी लेके आएंगे, ओके। नॉर्मल साइंस क्या है, नॉर्मल, दिस इज द डोमिनेंट फेज, अभी जो फेज चल रहा है ना, उसको हम नॉर्मल साइंस कहेंगे, है ना। देन ये याद रखिएगा, उसके बाद ड्रिफ्ट आएगा, नॉर्मल साइंस के अंदर ड्रिफ्ट आएगा, एनोमलीज आएंगी, है ना। रिसर्च प्रोग्रेस एनोमलीज में इमर्ज, है ना। ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स कॉन्ट्राडिक्ट द एग्जिस्टिंग पैराडिगम। अभी कुछ बातें हमें पता है कि ऐसा होता है, ऐसा शायद ऐसा होता है, सारी की सारी थ्योरीज के पास, हर थ्योरी के पास सारे एविडेंस नहीं है, कुछ एविडेंसेस हैं, कुछ एविडेंस हमें मिल जाएंगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे उस थ्योरी को, ओके। इनिशियली साइंटिस्ट में ट्राई टू एक्सप्लेन एनोमलीज अवे और डिमिनिश देम एज अनइम्पोर्टेंट। पहले तो वो ऐसे करने की कोशिश करेंगे, एक तो ये जो चेंजेस आए हैं, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स है ना, फाइंडिंग्स अपोजिट हैं, उनको बेसिकली तो इग्नोर किया जा सकता है, बट फिर धीरे धीरे इतने एविडेंस मिलेंगे, ठीक है, कि वो पूरी की पूरी जो थ्योरीज हैं वो क्राइसिस में आ जाएगी, है ना। इफ एनोमलीज एक्यूमुलेटेड, अगर वो बढ़ती गई एंड कैन नॉट बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड बाय करंट पैराडिगम्स, करंट पैराडिगम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा उन जो फाइंडिंग्स को, है ना, एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस एमर्ज, एक क्राइसिस आएगा। उसके बाद साइंटिस्ट बिगिन टू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द डोमिनेंट फ्रेमवर्क, की जो अभी जो थ्योरीज हैं उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि क्राइसिस आ गया, क्योंकि इतने सारे एविडेंस आ गए अपोजिट में, ठीक है, कि जो करंट थ्योरीज हैं उनको वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही चीजें, ठीक है। क्राइसिस के बाद क्या आएगा हमारा, क्राइसिस के बाद हमारा रिवोल्यूशन स्टार्ट होगी, नई थ्योरीज आएंगी, है ना। ड्यूरिंग क्राइसिस कंपीटिंग एक्सप्लेनेशन एंड अल्टरनेटिव पैराडिगम्स अराइज, ए डिबेट स्टार्ट हो जाएगी, है ना। साइंटिस्ट ट्राई टू कन्विंस द कम्युनिटी ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ देयर न्यू, अपने नए जो थ्योरी है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी, ओके। देन पैराडिगम शिफ्ट हो जाएगा लास्ट, okay. Eventually a new paradigm gains widespread acceptance often due to ability to explain existing knowledge, जो अभी जो knowledge है, और ये जो paradigm shift होने के बाद ये again normal science बन जाएगी, अब ये normal science है ना। अब again कुछ ऐसे एविडेंस मिलेंगे जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही करंट थ्योरीज, फिर क्राइसिस आएगा, है ना, फिर रिवोल्यूशन आएगी, फिर अगेन पैराडिगम शिफ्ट हो जाएगा, फिर वो नॉर्मल साइंस बन जाएगी। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। और आज के टाइम पे हम जो इतने टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इतने
इतने सहज तरीके से जी पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर साइंटिफिक उसकी वजह से, वो इसी सीक्वेंस की वजह से होता है अकॉर्डिंग टू ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, क्या नाम था इनका, कुआन, है ना, कुआन की वजह से, कुन ने जो एक्सप्लेन किया है, कुन की वजह से नहीं, कुन ने एक्सप्लेन किया है इस सीक्वेंस को। ओके, फिर ये नॉर्मल न्यू साइंस हो जाएगी हमारी। तो ए पैराडिगम इज अ सेट ऑफ बिलीफ्स, वैल्यूज एंड असम्पशंस दैट गाइड्स रिसर्च। एक पैराडिगम वो सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, वो वैल्यूज हैं, वो असम्पशंस हैं जो रिसर्च को गाइड करता है एंड इंक्वायरी। इट शेप्स हाउ इंडिविजुअल्स परसीव and interprets the world, influencing their actions and decisions. Okay, तो सबसे पहले नॉर्मल साइंस, पैराडिगम ड्रिफ्ट, क्राइसिस आ जाएगा, फिर रिवोल्यूशन स्टार्ट होगी, देन पैराडिगम शिफ्ट चेंज हो जाएगा एंड इवेंचुअली वो नॉर्मल साइंस बन जाएगी फिर हमारी। नाउ करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है ना, पैराडिगम का बताओ। सबसे पहले नॉर्मल साइंस, नहीं, नॉर्मल साइंस मॉडल ड्रिफ्ट, क्राइसिस, पैराडिगम शिफ्ट, ये हो सकता है, क्राइसिस नहीं, पैराडिगम शिफ्ट नहीं, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी से क्या समझते हैं आप? एपिस्टेमोलॉजी से इन सिंपल टर्म इसको एक्सप्लेन करें, साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉलेज को एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ओके, ओंटोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस और रियलिटी, उसको ओंटोलॉजी बोला गया है, ठीक है। एक्सियोलॉजी क्या है हमारी, ठीक है, स्टडी ऑफ वैल्यूज एंड एथिक्स, इसको एक्सियोलॉजी बोला गया है ना। अब एंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, नॉलेज हम कैसे प्राप्त करते हैं, है ना। देन ओंटोलॉजी है हमारी, देन एक्सियोलॉजी है, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कस करना है हमें। एपिस्टेमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉलेज, ओंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी, ये पूछा जा चुका है पहले, इसके बारे में भी पूछते हैं, ठीक है। एक्सियोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है, एक्सियोलॉजी इज द एलिमेंट दैट डील विद वैल्यूज और एथिक्स, उसको या फिर स्टडी ऑफ एथिक्स कह लीजिए, है ना, और द एलिमेंट दैट डील विद वैल्यूज एंड एथिक्स इन रिसर्च। एपिस्टेमोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉलेज, ओंटोलॉजी स्टडी ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, एंड एक्सियोलॉजी स्टडी दैट डील विद हमारी एथिक्स के साथ। Now, a framework for inquiry through Lincoln's and Gabas lens. Okay, तो मेथडोलॉजी क्या है हमारी? मेथडोलॉजी क्या क्या मतलब है कि हम कैसे मेथड यूज कर रहे हैं साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक रिसर्च में हम मेथड्स कैसे यूज कर रहे हैं, है ना। मेथड्स हमारे दो तरह के यूज होते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड हो सकता है दैट डील्स विद नंबर, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम यहाँ पे करते हैं ना, डाटा यहाँ पे नंबर की फॉर्म में होता है। ओके, देन क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी हो सकती है, डाटा यहाँ पे इंटरव्यूज का यूज कर सकते हैं, लिव्ड एक्सपीरियंस, स्टोरीज, इमेजेस की उसमें होता है ना डाटा, कि आप आर्टिकुलेट क्या कर रहे हो, स्टोरीज की हेल्प से जो डाटा हमें मिलता है, इमेजेस की हेल्प से जो हमें डाटा मिलता है, वो हमारा क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी के अंदर आएगा। क्वांटिटेटिव यहाँ पे एन है तो नंबर्स, जहाँ पे हम स्टैट लगा सकते हैं, है ना। क्वालिटेटिव में हम स्टैट नहीं लगा पाएंगे, ओके, वी नीड मतलब यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव में हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं इसके साथ डायरेक्टली कि अगर ऐसी चीजें हुई हैं, ओके, ऐसी लिव्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे आएगा ना, फिनोमेनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, ओके, लिव्ड एक्सपीरियंस, फिनोमेनोलॉजी एंड इंट्रोड्यूस के हेल्प से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं इस डाटा को, है ना। यू हैव एन वेरी गुड आइडिया क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है। Which of the following branch of the philosophy of science deals with the question of existence? Existence के क्वेश्चन पे कौन सी ब्रांच डील करती है? पोस्ट नो, स्ट्रक्चरलिज्म नहीं, ओंटोलॉजी करती है, साइंटिफिक रिसर्च रिलीजन नहीं करती, ठीक है। ओके।